वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। हम बात कर रहे थे क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर। तो कल हमने काउंटर ऑफर कर। क्रॉस ऑफर क्या होता है? व्हेन द ऑफर मेड बाय टू पर्सन्स टू ईच अदर। जब दो व्यक्ति एक दूसरे को ऑफर कर रहे हो, जैसे कि ए ने ऑफर किया बी को कि मेरे पास ये कार है, ये मैं कार अपनी 10,000 रुपये। इसने कहा मेरे पास एक कार है, वो मैं 10,000 में बेचना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदोगे? और बी ने कहा कि मैं आपकी कार 10,000 में खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम बेचोगे? तो ये बी की तरफ से क्या हुआ? ऑफर। और ये ए की तरफ से क्या हुआ? ऑफर। तो वेयर द ऑफर मेड बाय टू पर्सन्स टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर, इन इग्नोरेंस ऑफ, इग्नोरेंस यानी कि दोनों को इस बारे में पता नहीं है। ये अपनी कार बेचने का ऑफर कर रहा है, वो इसकी कार को खरीदने का ऑफर कर रहा है। केवल ऑफर ही तो है। ए का ये ऑफर गया और इधर ये इसका ऑफर, ये इसका ऑफर जा रहा है। तो दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, इसलिए इसको बोला जा रहा है क्रॉस ऑफर। ये चीज ऐसा प्रैक्टिकली बड़ा कम होता है, लेकिन कंसेप्ट बनाया है तो आपको देखना भी है। आर नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते। इस पर इंपॉर्टेंट जो केस लॉ है उसका नाम है टिन वर्सेस हॉफमैन, जो संबंध रखता है क्रॉस ऑफर से। हुआ क्या इसमें? डिफेंडेंट ने ऑफर किया प्लेंटिफ को 800 टन आयरन बेचने के लिए, रेट भी डिसाइड कर लिया 69 रुपीज़। सेम उसी रेट पर 800 टन ही वो खरीदना चाहता है, उसने भी ऑफर किया। दोनों के पास, इसके पास इसका ऑफर आ गया और इसके पास इसका ऑफर आ गया, दोनों के पास ऑफर आ गया। अब दोनों बैठ गए। जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो प्लेंटिफ ने उसके ऊपर मुकदमा कर दिया कि साहब कॉन्ट्रैक्ट। तो कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ बना? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। अब यहां पे स्टूडेंट ये पूछता है कि क्रॉस ऑफर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नो, बिकॉज only offer from the this side and from this side. How it can be made a valid contract? When one of them accept the offer, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ए ने बी को ऑफर किया, इधर बी ने इसको ऑफर किया, तो बी ने कहा, बी ने रिप्लाई दिया मान लो कि यस आई एम रेडी टू परचेज, तो बी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये वाला ए का तो होगा ऑफर और बी का होगा एक्सेप्टेंस, ये आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर दोनों ने एक दूसरे को ऑफर किया है तो वो समझ ले कि हाँ अरे मैंने भी तो उसको कहा था तुम्हारी कार में खरीदना चाहता हूँ। भाई वो तुम्हारा ऑफर है, एक्सेप्टेंस नहीं है। और यहाँ पर आपका क्रॉस ऑफर वाली जो बात थी वो आपकी कंप्लीट होती है। अब हम इससे आगे चलते हैं और अब आते हैं एक्सेप्टेंस के टॉपिक पर। आइए एक्सेप्टेंस की भी बात सुन लेते हैं, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2B हम कर चुके थे कि जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो बन जाता है आपका प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस। व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। जैसे ही प्रपोजल को एक्सेप्ट किया वो आपका प्रॉमिस बन गया। और अब हमारा टॉपिक है एक्सेप्टेंस। जिस तरह से हमने ऑफर को पढ़ा था कि ऑफर भी प्रॉपर कम्युनिकेट होना चाहिए, इसी तरह से अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस को। अब एक्सेप्टेंस के बारे में क्या पढ़ रहे हैं इसे सुन लीजिए। तब एक्सेप्टेंस कहता है कि इसका लिए आपको समझना है तो आपको देखना है सेक्शन 2B। देखो क्या होता है बेटा, जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना तो उसका
सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो उसका सीक्वेंस कैसे होता है। जैसे एक्सेप्टेंस, मैंने आपको कहा कि अब हम लोग एक्सेप्टेंस पढ़ने जा रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस का सीक्वेंस क्या होगा? व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर ए वैलिड एक्सेप्टेंस। इससे पहले तो ये समझना चाहिए ना आपको कि एक्सेप्टेंस होता क्या है। आपको ये पता होना चाहिए ना कि एक्सेप्टेंस को कहाँ डिफाइन किया गया है। उसके एसेंशियल एलिमेंट्स तो आप बाद में पढ़ लेना, पहले ये तो देखो। तब इसको देखने के लिए हमें पता चलता है सेक्शन 2B। सेक्शन 2B जो आपको एक्सेप्टेंस के बारे में बताता है। क्या लिखा है वहां पे? व्हेन द पर्सन, अब ये किस पर्सन की बात हो रही है? व्हेन द पर्सन, कौन सा पर्सन? टू whom द प्रपोजल इज मेड, जिसको प्रस्ताव किया गया। टू whom द प्रपोजल इज मेड, ठीक है। सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, सिग्निफाइज का मतलब कम्युनिकेट, किसको? जिसने ऑफर किया है। किस बारे में? कि मैंने आपके प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अब यहां पे जुडिशियल एग्जाम के हिसाब से आप एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए। ये मैंने आपको प्रपोजल पढ़ाते वक्त भी कहा था, अब यहां पे ही लिख लीजिए आप। व्हेन द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, हम ऐसा कब कहेंगे कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया है? अब मैं आपसे पूछूं इसका आंसर। व्हेन यू से दैट द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, व्हेन यू से दैट द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, क्या आंसर देंगे आप इसका? कोई प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है ऐसा कब कहा जाता है? तो अब इसका आंसर देना है सर व्हेन द पर्सन कम्युनिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस टू द प्रपोजल। इसका आंसर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपने ये क्लियर नहीं किया कि कौन सा पर्सन। सर वही पर्सन जिसको प्रपोजल किया था। ये भी आप भी सर, अरे आप भी क्या होता है, आपको क्लियर लिखना है ना। व्हेन द पर्सन, अब कौन सा पर्सन? टू whom द प्रपोजल इज मेड, जिसको प्रपोजल किया गया था। अच्छा वो वाला पर्सन, हाँ बताओ वो क्या कर रहा है? सर व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, उस प्रस्ताव को लेके उसने अपनी सहमति दे दी है, अपनी सम्मति दे दी है। I want to sell my car for ₹10,000. Would you like to purchase it? अब बी क्या बोल रहा है? Yes. प्रपोजर ने सुना, तो जैसी ये सूचना इसके पास आई तो हाँ भैया ठीक है। When the proposal is accepted by the person to whom the proposal is made, it becomes promise. तो ये क्या बन गया? प्रॉमिस। आगे लिखा है अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस इज द कंसेंट गिवन टू द ऑफरर। प्रपोजल की कंसेंट देना ही एक्सेप्टेंस कहलाता है। अब इसके एसेंशियल्स पे आ जाइए। अब मैंने आपको कहा था सीक्वेंस, अब आप इस पे ध्यान दीजिए। अब इसकी एसेंशियल्स पे आइए। इस एसेंशियल्स को हम लोग तैयार करते हैं। नंबर 1 सबसे पहला क्या है? सर सबसे पहली चीज क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ये सबसे पहला पॉइंट है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। नमस्ते नमस्ते बेटा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, क्या मतलब हुआ? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपने चिट्ठी लिखी,
येस आई एम रेडी टू परचेज योर कार फॉर ₹10,000। उसको लिख करके आपने पॉकेट में डाल लिया और बड़े खुश हो रहे हो। भाई खुश हो रहे हो, क्यों खुश हो रहे हो? कि वो मेरे को कार बेचना चाहता है, मैंने कहा कि हाँ मैं खरीदने को तैयार हूं। उस तक सूचना पहुंच गई क्या? नहीं, मेरी जेब में रखा है तो तेरी जेब में ही रखी रख इसको। अरे भाई, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जिसने ऑफर दिया है उसके पास कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं माना जाएगा। सेकंड पॉइंट लिखिए, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर हिमसेल्फ। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर हिमसेल्फ। अगर आपको ऑफर किसने दिया? ए ने। किसको दिया? बी को। अब बी ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, पर बी ने जो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन है वो किसको पहुंचाया? सी को। तो सबसे पहले इसने बोला कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना जरूरी है। दूसरा बोलता है एक्सेप्टेंस जो कम्युनिकेट किया जाएगा टू द ऑफरर हिमसेल्फ। अरे मिस्टर बी, आप इस ऑफर का एक्सेप्टेंस ए को भेजो, ए को। आप कम्युनिकेट कर रहे हो सी को। क्या सी ने आपको ऑफर किया था क्या? नहीं। किसने किया था? ए ने। तो फिर ए को करो ना, सी को क्यों बोल रहे हो? तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर हिमसेल्फ। ये छोटी छोटी चीजें इसकी। नेक्स्ट, acceptance must be communicated by, अब देखिए, a person who, by a person who has the authority, who has the authority to accept। acceptance must be communicated, पहली बात, acceptance must be communicated to the, to किसको भेजनी है? जिसने ऑफर किया। acceptance must be communicated by, सर ये जो by है तो ये तो हमें पता है। मैंने कहा अच्छा, किसके द्वारा एक्सेप्टेंस? सर एक्सेप्टेंस उस व्यक्ति के द्वारा की जानी चाहिए जिसको ऑफर किया गया है। और मैंने आपसे कहा कि बेटा मैं समझ नहीं पाया तुम कहना क्या चाहते हो। तो आपने कहा कि सर मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ए है ना, तो ए ने ऑफर किया बी को। मैंने कहा ठीक है, तो सर सी अगर एक्सेप्टेंस की सूचना ए को दे रहा है तो ये गलत है। मैंने कहा श्योर गलत है? हाँ सर बिल्कुल गलत है। तो मैंने कहा कि फिर सही चीज क्या है? ए ने ऑफर किया है बी को, तो सर ये बी ही इसको सूचना देगा एक्सेप्टेंस की, इसकी जगह कोई और नहीं आएगा। तो ये सेम कैसे हो रहा है? देखो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय अ पर्सन, उस व्यक्ति के द्वारा ही एक्सेप्टेंस लिया जाएगा, हु हैज द ऑथोरिटी टू एक्सेप्ट, जिसके पास उस ऑफर को एक्सेप्ट करने की ऑथोरिटी होगी। तो एक्सेप्ट करने की ऑथोरिटी किसके पास होती है? जिसको ऑफर किया गया है। तो ए ने किसको ऑफर किया? बी को। तो एक्सेप्टेंस कौन करेगा? बी। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट कौन करेगा? बी। क्या सी करेगा? नहीं, सी नहीं कर सकता। कौन करेगा? बी करेगा।
क्यों? क्योंकि बी के पास ऑथराइज्ड है, क्योंकि बी के पास ऑथोरिटी है। तो आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया है या नहीं कर लिया गया है, इस बात की सूचना पहुंचाने की ऑथोरिटी किसके पास है? इस बात की सूचना पहुंचाने की ऑथोरिटी बी के पास है। तो बी ही इस बात की सूचना देगा कि आपको हमने सेलेक्ट कर लिया या आपको हमने सेलेक्ट नहीं किया। और ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, एमसीक्यूज में। और कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चों के सिलेबस में ऐसा मेरे पास मैसेज आए थे कि सर हमारी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन बेस्ड के भी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी बता दीजिए आप अपने लेक्चर्स में। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये कहूँगा कि बच्चों, आपके एग्ज़ाम में जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह से लीडिंग केसेस को उठा करके उसमें उनके नाम ना देके ए बी करके या इमेजनरी नेम्स दे करके वो आपके सामने प्रॉब्लम रख देंगे और आपसे पूछेंगे वेदर ए सक्सेस और नॉट, गिव रीजंस, आंसर विद रीजंस। तो अब आपके मैं यही चीज जो अभी आपने एग्जाम्पल में यहां देखा है, मैं इसी को अब आपको बता रहा हूं ये कौन सा केस था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, लिख लीजिए। पोवेल वर्सेस ली। पोवेल वर्सेस ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, अब इसमें क्या हुआ था इस केस लॉ में, अब मैं आपको वो बताता हूं, सुनिएगा। देखिए, मिस्टर ए इज अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर इन स्कूल। तो ए ने हेडमास्टर के पद के लिए एक विद्यालय में अप्लाई किया। ठीक है, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर उसकी एप्लीकेशन पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने विचार किया। अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने उसको सेलेक्ट कर लिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आप ही से पूछूंगा, हालांकि मुझे मालूम है अब पूरा कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया तो आप सही जवाब दोगे, फिर भी मैं आपसे पूछूंगा। ए ने स्कूल में हेडमास्टर के पद के लिए एप्लीकेशन लगाई। उसकी एप्लीकेशन को अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने कंसीडर कर लिया, बट द डिसीजन ऑफ द अपॉइंटमेंट वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू हिम। उसने अप्लाई किया आपकी एप्लीकेशन को, लेकिन आपके अपॉइंटमेंट की सूचना को अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने ए को नहीं बताया। सुन लिया? लेकिन उस अपॉइंटिंग अथॉरिटी में कितने मेंबर थे? एक, एक बार मुझे यस और नो में बता देंगे, आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है? ओके,
ओके, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी में ये आप देख सकते हैं यहां पर, ये उसके मेंबर थे, है ना, ये मेंबर है बी सी डी ई। अब क्या हुआ, इसमें से एक मेंबर था जो ए का दोस्त था। जब ये एप्लीकेशन कंसीडर की जा रही थी तो ई ने भी देखा, ई ने देखा अरे अरे ये तो मेरा दोस्त है, उसने सोचा ही भाई यार तो मेरा दोस्त है। जब इस अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने, बहुत ध्यान से सुनिए एग्जाम्पल को, इंपॉर्टेंट है ये, जब इस अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया कि मिस्टर ए को एज ए हेडमास्टर अपॉइंट कर लिया गया है, पर इस अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने इस बात की सूचना मिस्टर ए को नहीं करी, लेकिन मिस्टर ई जो इसका दोस्त था, इसने मिस्टर ए को फोन किया, हेलो, हाँ अरे भाई ए मुबारक हो। ए ने कहा यार क्या बात हो गई, अरे तूने उस स्कूल में हेडमास्टर के लिए अप्लाई किया था क्या? अरे हाँ किया था। अरे भाई तू हेडमास्टर बन गया यार, खिला दे गुलाब जामुन। ये बोला सच में? अरे बिल्कुल भाई, तेरा सिलेक्शन हो गया। ये खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था, जलेबी बनाने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन आगे की कहानी सुनिए। अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने इस पर एक बार मैसेज पहुंचाया कि हम सब एक बार कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाएं, और जब ये सब लोग वहां पहुंचे तब अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने उस एप्लीकेशन को दोबारा से देखा और उन्होंने कहा कि इनके पास ये चीज़ तो है ही नहीं, इस पर तो किसी का ध्यान गया है नहीं। बोले हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए हम इसका सिलेक्शन को कैंसिल करते हैं, हम इस सिलेक्शन को कैंसिल करते हैं। बस बात खत्म हो गई। अब मैं आगे कुछ नहीं बताऊंगा। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, हुआ ये बाद में मिस्टर ए ने मुकदमा कर दिया इस अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ऊपर कि मैंने ऑफर किया था, आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद आपने मेरे अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया है आपने, और उसने मुकदमा कर दिया। आपको ये बताना है क्या इस केस में ए जीतेगा या नहीं, वेदर ए सक्सेस इन दिस केस और नॉट। और आंसर आते हैं, चंचल कहती हैं नो सर ये नहीं जीतेगा। अच्छा ओके, नहीं जीतेगा, मतलब कि आपका ये कहना है कि कोर्ट इसके दावे को खारिज कर देगा। और कोई है? और जवाब आ गया है हर्षिता का नो सर, ये कि नो सर। ओहो बस बस बस, नो सर। मुझे बहुत खुशी हुई, इसका मतलब है कि आपको समझ में आ गया। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि ए सक्सेस नहीं होगा, तो मैंने पूछा क्यों नहीं होगा, तो इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब है कि ए को जो सूचना दी गई थी, ए को जो एक्सेप्टेंस की सूचना दी गई थी, वो किसके द्वारा दी गई थी? ई के द्वारा। क्या ये ऑथराइज था इसको देने के लिए? आप क्या किसका जवाब देंगे? नो सर ये ऑथराइज नहीं था। इसलिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही एक कंपिटेंट अथॉरिटी है एक्सेप्टेंस की सूचना देने के लिए। इसलिए एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय अ पर्सन हु हैज द अथॉरिटी टू एक्सेप्ट।
और ये मिस्टर ई एक मेंबर है अपॉइंटिंग अथॉरिटी के, उसने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पर ये सूचना पहुंचाई थी, लेकिन 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 इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. द कोर्ट रिजेक्ट द सूट ऑफ इंस्टीट्यूटेड बाय ए by saying that information from an unauthorized person is as insufficient. ये गलत है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी से ही इसकी एक्सेप्टेंस आनी चाहिए थी. वेरी वेरी गुड. और ये एग्जाम के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है. ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है. ओहो, ये सारे हट गए क्या, कोई बात नहीं. आपने नोट कर लिया, केस का नाम नोट कर लिया था ना, पोवेल वर्सेस ली. चलिए आगे चले. नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. एक्सेप्टेंस मस्ट बी absolute and unqualified. सर ये एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड का क्या मतलब है? देखिए, एब्सोल्यूट को समझो, ठीक है. सबसे पहले मैं आपको एब्सोल्यूट की बात बताता हूं, है ना. हुआ ये कि मिस्टर ए है, ठीक है, उसके पास दो प्लॉट हैं, एक्स एंड वाई. अब मिस्टर ए अपने दोनों प्लॉट बी को बेचने के लिए कहते हैं 10 लाख रुपए में. ए ने अपने दोनों प्लॉट रहने दीजिए, इसके पास, या यो मैं एक मूवेबल का ही बना देता हूं, इसके पास दो कार है, एक एक्स है एक वाई है. एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब मूवेबल का ही दे रहा हूं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है. और इसने कहा कि मैं ये दोनों गाड़ियां 5 लाख रुपए के अंदर देना चाहता हूं. बी ने कहा कि भाई साहब मैं केवल ये वाली लेना चाहता हूं, वाई वाली. तो क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? तो इसका जवाब है नहीं. आप इस तरह से इसको पार्ट नहीं कर सकते. आपको एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट. पूरी की पूरी ही आपको उस पूरे ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना है. आप ये नहीं कह सकते ये मैं लेने को तैयार हूं, ये लेने को तैयार नहीं हूं. और अब बात आती है क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड वाली. तो यहां पर यह बताया गया है जो मैंने आपको कल समझाया था. जैसे कि ए ने कहा कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं 1000 रुपए में, तो बी ने कहा भैया आप अगर 800 रुपए में देते हो तो मैं ले लूंगा. या फिर बी ये कहता है कि भाई साहब मैं आपकी कार 1000 रुपए में ले लूंगा, लेकिन मुझे साथ में ना स्कूटर भी दे दो. तो ये चीजें एक्सेप्टेंस इस तरह का नहीं होना चाहिए. ये कंसेप्ट को हम लोगों ने कल काउंटर ऑफर के अंदर पढ़ा, काउंटर ऑफर में भी पढ़ा था. कोई कंडीशन लगी हुई नहीं होनी चाहिए. एक्सेप्टेंस कहने का मतलब ये है, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर. एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर. आप अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे. ए ने कहा कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर ₹10,000, वुड यू लाइक टू परचेज इट? इफ यू वॉन्ट टू परचेज माई कार, देन इफ यू एक्सेप्ट माई
इफ यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल देन गिव रिप्लाई बाय टेलीग्राम। तो यहां ए ने उसको ऑफर दिया और बी ने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन बी ने क्या किया, बी ने टेलीग्राम नहीं किया, बाय पोस्ट भेज दिया, जनरल पोस्ट लेटर। वो लेटर ए को मिल भी गया, ए ने कार बेचने से मना कर दिया। अब बी बोलता है यार मैंने तो तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया, एक्सेप्टेंस की सूचना भी मैंने तुमको दे दी, फिर तुम मुझे कार क्यों नहीं दे रहे हो? तो लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि प्रपोजर ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर तरीका, तो कौन बताएगा तरीका? ऑफरर। जब ऑफरर ने ये वाली बात कह दी थी कि यदि तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो तो मुझे टेलीग्राम द्वारा सूचित करो। आपने टेलीग्राम नहीं किया, आप तो जनरल डाक से भिजवा रहे हैं। सॉरी, आपने एक्सेप्ट तो किया है, लेकिन उस तरीके से नहीं किया जो उसने कहा था। उसने कहा कि भैया अगर आप मेरी कार खरीदना चाहते हैं तो 50% आप मेरे को एडवांस पहले दे दो। वो 30% दे रहा है, नहीं 50% एडवांस आपको अभी देने हैं। उसका तरीका नहीं माना ना आपने, तभी कहा है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, हु प्रिस्क्राइब्ड? ऑफरर। किसकी चलेगी? ऑफरर की चलेगी। चलिए इसी बात पे एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा। ए ने कहा कि मैं अपनी कार 10,000 में तुमको बेचना चाहता हूं, क्या तुम खरीदोगे? यदि तुम खरीदोगे तो तुमको टेलीग्राम में ही रिप्लाई देना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, मिस्टर बी जो ए के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको वो किस माध्यम से सूचना देगा? सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है सर, आप पहले बताओ तो सही। इजी तो मैं भी देखता हूँ। आपको ये बताना है कि बी एक्सेप्टेंस को किस मेथड से कम्युनिकेट करेगा ए को। टेलीग्राम। टेलीग्राम, वेरी गुड सर, वेरी गुड। क्यों कह रहे हो सर, ये तो इतना इजी क्वेश्चन था सर। टेलीग्राम, ओहो वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन तो अब आएगा, क्वेश्चन तो अब आएगा, इसको सुनो। ए ने बी को कहा कि मैं अपनी कार 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, यदि तुम मेरी कार खरीदना चाहते हो तो मुझे टेलीग्राम करके जवाब दे दो। अब मैं आपसे कहता हूँ, हुआ ये कि जब ये ऑफर बी के पास आया तो बी ने कहा कि मैं तुम्हारी कार 10,000 में खरीदना चाहता हूं, लेकिन मैं टेलीग्राम नहीं करूंगा, मैं मनी ऑर्डर करूंगा। टेलीग्राम का मतलब ये हुआ कि टेलीग्राम से वो रिप्लाई देगा कि आई एम रेडी टू परचेज योर कार फॉर ₹10,000। बी ने क्या किया, 10,000 रुपये का मनी ऑर्डर कर दिया ए को। बी ने ए को 10,000 रुपये का मनी ऑर्डर कर दिया। मुझे ये पूछना है, क्या इन दोनों के बीच में क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस कहलाएगा? अब बताओ,
हम्म, अब आप अब बताओ, अब आप, क्योंकि अब आपके दिमाग में ये आ रहा है यार, यहाँ तो टेलीग्राम की बात थी, यहाँ तो अगले बंदे ने 10,000 रुपये ही दे दिए, ये तो बहुत अच्छा आदमी निकला। क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है या नहीं? ओ आ गए रिप्लाई। नो, 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 ओ माय गॉड, सभी ये कह रहे हैं कि सर ये वैलिड एक्सेप्टेंस है ही नहीं, कोई भी नहीं है ये सोना। नो, ओके, अरे वाह सुबोध जी, वेरी गुड, आप भी क्लास ले रहे हैं, शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात है। बस इस ये समय सोने का नहीं होता है, ये सब बच्चे ध्यान दें, सोना नहीं है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, आप सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे कि आप ये सोचेंगे कि सर ये बिल्कुल सही है, इसका वैलिड एक्सेप्टेंस है। क्यों? मैं पूछूंगा क्यों। सर भाई देखो सर, ये खरीदना चाहता है, ये बेचना चाहता है, तो अगले ने 10,000 रुपये का मनी ऑर्डर दे दिया ना इसको, 10,000 रुपये तो चाहिए ना, कल आए या आ जाए इससे फर्क क्या पड़ता है भाई। अगर वो पैसा मंगवा रहा है तो कुछ सोच समझ के तो मंगवाएगा ना, कब मंगवाएगा, कैसे मंगवाएगा, जरूरी है क्या वो मनी ऑर्डर से मंगाए? वो ये भी कह सकता है कि अकाउंट में जमा कराओ, वो ये भी कह सकता है तो ये बात पैसे कैसे पेमेंट कैसे करना है, ये बात तो बाद में बताएगा ना वो। अभी तो उसने यही बोला था कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, तुम खरीदोगे 10,000 में, टेलीग्राम करके बता दो। उसने टेलीग्राम करके बताया हाँ मैं खरीदूंगा, तब ये बता देगा पैसे कैसे देने, किसको देने, क्या करना है। चलिए वेरी गुड, मुझे ये लग रहा था कि आप यही सोचेंगे कि यार ए को, हाँ वैसे इसका आंसर जैसे लीगली हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू लीगल टर्म्स में तो ये आंसर गलत है, वो ये आंसर ये इसका ये एक्सेप्टेंस गलत है, क्योंकि लॉ कहता है कि मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। एक्सेप्टेंस आपसे कहा था कि अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम से सूचित करें, ये थोड़ी ना कहा था कि आप मुझे अभी के अभी पैसे भिजवा दें। और अगर हम प्रैक्टिकली इसको देखें तो सच में आप अगर कार बी को देना चाहते हैं और अगले बंदे ने पैसे पहुंचा दिए तो ये तो आपके लिए बढ़िया है, अरे आज चलो पैसे ही भिजवा दिए इसने तो ठीक है, अब आप कार पहुंचा दो उसे। लेकिन ऐसे नहीं, आपको टर्म्स, आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आंसर देना था, तो आप सबके आंसर एकदम सही हैं। वेरी गुड, आगे चलिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन within the time period within reasonable time। acceptance must be given within time period, ये तो इजी है, अब आपको टिपिकल नहीं लगेगा, सब इजी है। विद इन टाइम पीरियड और विद इन ए रीजनेबल टाइम। अब एक वर्ड आ गया आपके लिए, रीजनेबल। ये रीजनेबल क्या होता है ये बताऊंगा मैं आपको, रीजनेबल किसे कहते हैं। देखिए, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन टाइम पीरियड, पहले इसको समझो, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये कहता है ए ने बी को कहा कि मैं अपनी कार 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूं, क्या तुम खरीदोगे? 3 दिन के अंदर अंदर आप मुझे रिप्लाई दे दें। तो इस पॉइंट के अंदर आएगा, इस पॉइंट के अंदर हम लोग देखेंगे विद इन टाइम पीरियड, यानी बी अपने रिप्लाई को 3 दिन के अंदर अंदर दे दे। और ये सब आप इजी है, आप सबको समझ में भी आ गया होगा। नहीं आए तो आप मैसेज करना कि सर हमें नहीं आया समझ में। ए ने 3 दिन के लिए कहा तो बी की ड्यूटी क्या बनती है, 3 दिन में वो रिप्लाई दे दे अगर वो खरीदना चाहता है तो। सर एक क्वेरी है, बोलो।
सर वो खरीदना नहीं चाहता, तो क्या, मैं आपसे ही पूछता हूँ, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर ये बी इसके ऑफर को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, तो क्या बी को इस बात की सूचना भी देनी पड़ेगी क्या कि भाई साहब मुझे आपका ये ऑफर स्वीकार नहीं है? क्या इस बात की सूचना भी उसको देनी जरूरी है क्या? ए को जल्दी से आंसर बताइए, यस और नो। यस और नो? नो, आंसर आ गया बहुत फास्ट, वेरी गुड। नो सर, नो सर, नहीं है। नो सर, नो बाउंडेशन ऑन बी, वेरी गुड। नो सर प्रीति, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। कोई कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको टाइम पीरियड के अंदर ही इस बात की सूचना देनी पड़ेगी। सर अब मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए ए ने बी को ऑफर किया, ए ने बी को ऑफर किया और उस ए ने टाइम मेंशन नहीं किया। बहुत ध्यान से सुनिए, ए ने टाइम मेंशन नहीं किया कि कितने दिन में आप ये माल मेरे को दे दें। ए ने कहा कि भाई साहब मुझे 500 स्वेटर चाहिए, 1,000 रुपए वाले, 1,000 रुपए के 500 स्वेटर चाहिए। लेकिन बी ने क्या किया, अब ये वाली बात कब हो रही थी? ये बात हो रही थी अक्टूबर में। अब सवाल आता है कि बी ने ओके तो कर दिया था, लेकिन इसकी सप्लाई कब करी? जून 2026 में, और अक्टूबर 2025 के अंदर उसने ये ऑफर किया था। अब आप ये बताइए, क्या ए बी के द्वारा जो सप्लाई की गई है उसको लेने के लिए बाउंड है क्या? आप कहेंगे नो सर। जब ए ने ये स्वेटर लेने से मना कर दिया तो बी चला गया कोर्ट में। बी ने कहा कि साहब इन्होंने हमको ऑफर दिया था, हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, हम तो माल भिजवा रहे हैं ना। तो यहां पर इस ए ने कहा कि जज साहब बताइए, अब जून के महीने में ये 500 स्वेटर का मैं क्या करूंगा? स्वेटर बेचने का जो सीजन था वो तो निकल गया, अभी मेरे किस काम के? तो बी बोला जज साहब इन्होंने ये भी तो नहीं कहा था कि 3 दिन में पहुंचा दो या 1 महीने में पहुंचा दो, टाइम मेंशन करते तो विद इन टाइम पीरियड में वो माल पहुंचा देता, मैं हां कर देता। तो भाई आपको विद इन रीजनेबल टाइम, अगर कोई टाइम मेंशन नहीं होता है तो आपको ये बात समझनी चाहिए युक्ति युक्त समय पर ही आपको रिप्लाई देना है, युक्ति युक्त समय पर। अब सवाल ये आता है सर रीजनेबल टाइम किसे कहते हैं? तो रीजनेबल टाइम की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। रीजनेबल टाइम इज डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थिति पर निर्भर करता है कि युक्ति युक्त समय क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक्सेप्टेंस मस्ट बी, देखिए एक्सेप्टेंस मस्ट
बी गिवन, हालांकि ये पॉइंट उसी जैसा सिमिलर है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द लैप्स ऑफ टाइम। इसको चाहे ऐसे बोलो या ये विद इन टाइम पीरियड बोलो, एक ही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको कहा 3 दिन में, तो भैया उससे पहले के अंदर ही अंदर ही आपको वो समय सीमा खत्म होने से पहले पहले ही आप इसकी सूचना पहुंचा दें। अब जो पॉइंट है उस पर जुडिशरी में एमसीक्यूज भी आता है, लिखिए। acceptance cannot be presumed, acceptance cannot be presumed, acceptance cannot be presumed from silence। acceptance cannot be presumed from silence। कई बार ऐसा होता है कि जो एक्सेप्टर होता है, यूँ कहा जाए कि वो अपने डिसीजन को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो पर्सन जिसे ऑफर किया गया है वो अपने इस डिसीजन को कन्वे नहीं करता, चुप रहता है। अभी अभी आपने बताया था कि सर वो बाउंड नहीं है करने के लिए, अभी अभी आपने बताया था। अब आपके सामने अगर ये प्रॉब्लम आती है, ए कहता है कि मैं अपनी कार 10,000 रुपये में बेचने के लिए तुमको ऑफर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ए कहता है मैं अपनी कार तुम्हें बेचने के लिए 10,000 रुपये में ऑफर कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी तरफ से कुछ भी सुना ना गया, अगर तुम्हारी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, तो मैं ये मानूंगा कि तुमने मेरे ऑफर को स्वीकार कर लिया। बी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ए उसके घर पहुंच गया कार लेकर के, भैया ये ले कार, ला 10,000 रुपये दे। बी बोला भैया मैं लूंगा ही नहीं। बोले मैंने पहली ऑफर में ये बात लिखी थी, मैंने ऑफर में लिखा था अगर तू कुछ नहीं बोला, तू कुछ नहीं बोला तो मैं ये मानूंगा कि तूने मेरे ऑफर को स्वीकार कर लिया, चल पेमेंट कर। मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि आप दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। आप किसी की चुप्पी को ये नहीं कह सकते कि इसने आपके ऑफर को स्वीकार कर लिया है। चलिए नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस जो होती है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इंप्लाइड भी हो सकती है। एक्सेप्टेंस मे बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। अब आप कहेंगे सर ये एक्सप्रेस और इंप्लाइड क्या होता है? देखिए, एक्सप्रेस ऑफर या एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, एक्सप्रेस का मतलब होता है जब कोई एक व्यक्ति, एक पर्सन किसी दूसरे को बोल करके या लिख करके अपनी बात पहुंचाता है, और इंप्लाइड का मतलब होता है कि वो बाय कंडक्ट, अपने आचरण के द्वारा, इंप्लाइड को हिंदी में बोलते हैं गर्भित, गर्भित। तो इंप्लाइड का क्या मतलब हुआ? जब कोई व्यक्ति कंडक्ट ऐसा करता है जिससे कि ये शो करना देता है कि भैया मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो ये जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इंप्लाइड भी हो सकती है। इसके लिए यहां आपका एक सेक्शन है, सेक्शन 9, वो यहां पे अपनी ये वाली बात कहता है। सेक्शन 9 ये वाली बात को समझाता है।
अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल बोलूँगा, आपको ये बताना है ये एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस है या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। ए ने बी को एक लेटर लिखा, आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर ₹10,000, वुड यू लाइक टू परचेज इट। बी ने रिप्लाई किया, यस आई एम रेडी टू परचेज योर कार फॉर ₹10,000। आपको बताना है ये एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड, जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड, एक्सप्रेस है, वेरी गुड। अब आपके सामने दूसरा, सर हम तो आपको बिना बताए बता देंगे। मैंने कहा बताओ। सर वो इम्प्लाइड है। तुम्हें कैसे पता? सर एक्सप्रेस का तो आप बता चुके, तो फिर इम्प्लाइड ही होगा ना। ये एक टेबल है और इसके ऊपर ये रखा हुआ है हथौड़ा, हैमर। आइए, कुछ सीन इस तरह का है कि ऑक्शन लगी हुई है, ऑक्शन, और वहां ऑक्शन में बिक रही है एक कार, और उसकी प्राइस स्टार्ट होती है 10,000 से, और वहां पे बोली लगाने वाले हैं ABCD। ए ने कहा कि मैं इस कार के दूंगा 15,000, बी ने कहा मैं दूंगा 30,000, सी ने बोला मैं दूंगा 50,000। तो यहां पर जो मिस्टर एक्स थे उन्होंने कहा 50,000 एक, 50,000 दो। इतने में डी ने कहा 70,000। तो यहां पर जो ये मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने कहा 70,000 एक, 70,000 दो, बस, इसके आगे मैं नहीं बोलूँगा। सर आप क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, ऑफर ऑफर किसने किया? अभी पता चल जाएगा आप प्रीवियस क्लासेस को भी ढंग से सुनते हैं, रिवाइज करते हैं कि नहीं करते हैं। मेरा क्वेश्चन है, ऑफर किसने किया? ऑफर किसने किया? बताओ, ऑफर किसने किया? जल्दी बोलो, इतना क्या देर लगा रहे हो? अब क्या प्रीवियस क्लास को देख रहे हो क्या? ऑफर किसने किया?
कार ऑनर ऑफरर, कार का जो ऑनर है OWNER, कार का जो ऑनर है वो ऑफरर है। अच्छा, ओहो, आपका कहना है कि एक्स ऑनर है, आपका कहना है कार का जो मालिक है वो ऑफरर है, और जवाब मेरे सामने आ रहा है, चंचल का आ रहा है कि डी, हयात बेग मिस्टर एक्स ने ऑफर किया है। अध्ययन अध्ययन राही, आप क्या कह रहे हैं? हथौड़े वाले ने, हथौड़े वाले ने। द राइट आंसर इज, द राइट आंसर इज दिस वन। ये ऑफर कर रहे हैं, और आप लोग क्या सोच रहे हो कि ये कार को लेकर के बैठा हुआ है और इसने ऑफर किया है। बेटा आप भूल गए, मैंने ये कहा ये बोली लगा रहे हैं ऑक्शन में। बोली लगाना मतलब ऑक्शन में बिड लगाना। तो इसने ऑक्शन का एक एडवर्टाइजमेंट दिया था, उसे बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर, कि आप आओ, हम नीलाम करना चाह रहे हैं एक कार को, आप आइए और आकर के ऑफर करिए। और ये लोग ऑफर कर रहे हैं, और इसके ऑफर को ये एक्सेप्ट करे या ना करे इसकी मर्जी है, एक्स की। अब हुआ ये, इसने बोली लगाई 70,000, तो इसने कहा 70,001, 70,002, इतने में बी ने कहा 80,000, 80,001, 80,002, 80,003, और इसने इस हैमर को टेबल पे ठोक दिया। इसने ये हैमर को टेबल पे ठोक दिया। आपने देखा होगा मूवीज में भी, जैसे इसने टेबल पे ये मारा तो इसका मतलब है कि ये कार बी ही खरीदेगा 80,000 रुपये में। तो हथौड़े से टेबल पे मारना ये कहलाता है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। बोल नहीं रहा, लिख नहीं रहा, इसने एक ऐसा कंडक्ट किया, तो ये कहलाता है इम्प्लाइड। सर फिर ये कैसा ऑफर था? अरे कैसा क्या होता है, ऑफर ऑफर है। ये लोग ऑफर कर रहे हैं कि हम ये कार खरीद रहे हैं 70,000 में, हम 80 में, 15 में, ये तो ऑफर है इनका। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ऑफर कर रहे हैं। इसी ने तो बुलाया था इनको कि आओ आओ, मैं कार को नीलाम करूंगा, जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसको मिलेगा, आ जाओ आ जाओ, आके ऑफर करो। इनवाइट टू ऑफर, इनको इनवाइट कर रहा है। ये आ गए, ये ऑफर कर रहा है। अब ये ऑफर कर रहे हैं इसको, अब ये किसको एक्सेप्ट करता है ये देखना था आपको। अध्ययन राही, चले आगे चले। हाँ, इनविटेशन टू ऑफर, तो एक्स ने तो इनविटेशन टू ऑफर किया था, इनवाइट टू ऑफर, फिर ये लोग ऑफर कर रहे हैं और ये एक्सेप्ट करेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। और यहाँ और यहाँ पर आपका एक्सेप्टेंस के टॉपिक में एसेंशियल एलिमेंट्स कंप्लीट हुए। इसके बाद आता है, अब इसके बाद आता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं। चलिए इसके बाद आता है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये भी हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। आइए
और अब हम आपको टाइम देख लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। और अब हम आपको इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं जो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। अब हम उस टॉपिक पे जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन, सबसे पहले आपको समझने आना चाहिए कि कंसीडरेशन को डिफाइन कहाँ किया गया है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये इसने बता रखा है 2 के डी में। और अब आप बेरेट खोल लीजिए, 2 का डी निकालिए। आपको याद होगा जब मैं डेफिनेशंस करवा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि 2D को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसे जब मैं कंसीडरेशन का टॉपिक पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करेंगे। तो 2D को आप निकालिए और पढ़िए, पढ़ते हैं क्या लिखा है। When at the desire of the promiser, when at the desire of the promiser, उसके बाद क्या है, आप ही से पूछता हूँ, बताइए। when at the desire of the promiser, उसके बाद क्या है? बताइए, when at the desire of the promiser, इसके आगे क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, इसके आगे है कॉमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल एग्जाम के एमसीक्यूज वाले पेपर में ये आया था ABCD और ऊपर क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सही है। तो A स्टेटमेंट था, B स्टेटमेंट था, C था और D में लिखा था ऑल ऑफ दीज। तो 90% बच्चों ने D पे टिक लगा दिया ऑल ऑफ दीज कि तीनों सही हैं ऊपर जो बता रखे हैं। क्या ऑप्शंस थे? पहला तो ऑप्शन था व्हेन, इसको लिख देता हूं A, है ना, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है? द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। बी में लिखा हुआ था when at the desire of the promiser, the promisee, comma और any other person। सी लिखा हुआ था। सी में क्या लिखा हुआ था? सी में लिखा था when at the desire of the promiser, the promisee और any other person, कॉमा, और डी ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स करेक्ट। तो बच्चों ने क्या किया? इस पे टिक लगा दिया। उन्होंने कहा कि अरे कैसा क्वेश्चन आया है, तीनों के अंदर एक जैसी तो बात लिखी है और हमसे कहते हैं बताइए इनमें से सही कौन सा है।
अरे भाई तीनों के तीनों एक जैसे हैं। हिंदी में भी पढ़ के देख लिया, इंग्लिश में भी पढ़ के देख लिया, लेकिन ध्यान नहीं दिया कि कॉमा कहाँ लगा हुआ है। आप कहेंगे कि सर कॉमा लगाने से क्या होता है? इसका जवाब है कॉमा लगाने से पूरा का पूरा अर्थ बदल जाता है वाक्य का। When at the desire of the promiser comma, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। दिस इज द करेक्ट। किसकी इच्छा से काम हो रहा है? प्रोमिजर की इच्छा से। इसकी इच्छा से यदि कोई प्रोमिजी या कोई अदर पर्सन, प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन कोई काम करता है या किसी काम को नहीं करता है, किसी काम को करता था या नहीं करता था, करता है नहीं करता है, करेगा नहीं करेगा, क्योंकि प्रोमिसर कुछ भी काम करने के लिए भी कह सकता है और नहीं करने के लिए भी कह सकता है। यानी कि ऑफ़र पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑफ़र नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि मैं अब आपसे कह दूं कि आप यहाँ पंखा लगा देंगे तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा, और या मैं कह दूं आप अगर यहाँ पंखा नहीं लगाएंगे तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मेरे कहने से ही तो आप काम करेंगे ना। तो किसकी इच्छा से काम होगा? प्रोमिसर की। इसलिए प्रोमिसर के बाद कोमा है। अगर प्रोमिजी के बाद कोमा होता तो इसका क्या मतलब हुआ? प्रोमिसर और प्रोमिजी में कोई फर्क ही नहीं है। अब आप अपने बेयर एक्ट के अंदर सेक्शन 2D को देखेंगे तो वहां देखिए कॉमा कहाँ लगा हुआ है। MCQs में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये ज़्यादातर गलत कर गए थे बच्चे, इसलिए इसका ध्यान रखें। चलिए, डेफिनेशन में लिखा है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करते हैं या कुछ करने से विरत रहते हैं, रोकते हैं। हैज डन और एब्सटेन। आगे डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग। डज promises to do or abstain from doing। promises to do। such act or abstency or promise is called consideration for the promise। तो यहां पर यह बात आती है, तीन चीज आ गई यहां। एक आ गया आपका पास्ट टेंस, एक आ गया आपका प्रेजेंट और एक आ गया आपका फ्यूचर। इसलिए आपको ध्यान देना है कि जो कंसीडरेशन है ना वो तीनों है। कंसीडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसीडरेशन नहीं होता। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। इसको ध्यान रखना। तो इंडियन लॉ की अगर हम बात करें तो वहां पर प्रतिफल भूतकालीन भी हो सकता है, वर्तमानकालीन भी और भविष्यकालीन। अब ये कैसे होते हैं ये आपको अब मैं आगे समझाने जा रहा हूं। तीनों चीजें समझाऊंगा मैं आपको। अभी अगर मैं आपसे कहूं कि कंसीडरेशन का अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको ध्यान से देखिए कि कंसीडरेशन को लैटिन मैक्सिम क्या बोलते हैं? क्विड प्रो क्यो। इसका मतलब होगा समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न हिंदी में आप लिख सकते हैं कुछ के बदले कुछ। ए ने बी को कहा मैं अपनी कार 10,000 में बेच रहा हूं, आप खरीदेंगे? बी बोला यस। तो बी के लिए कंसीडरेशन क्या हो गया? कार। ए के लिए कंसीडरेशन क्या हो गया? 10,000। तो ए अगर बी को कार दे रहा है तो बी बदले में क्या दे रहा है? 10,000 रुपये।
तो बदले में कुछ, कुछ के बदले कुछ, ये होता है आपका कंसीडरेशन। अब बात आती है कि मान लीजिए कंसीडरेशन नहीं है, ये कहता है यार ये मार कर तू ले जा यार, जा खुश रह, जी ले अपनी जिंदगी। भाई ए बी को मार कर दे रहा है, बदले में क्या ले रहा है? कुछ नहीं। तो ये तो गलत बात है। तो क्या आप याद करिए पहली क्लास जब हमने आपको ये बताया था डेफिनेशंस, तो क्या बताया था? ऑफर होता है प्रपोजल, प्लस एक्सेप्टेंस होता है, क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस बन गया। इसी के अंदर अगर हम कंसीडरेशन को ऐड कर दें, अगर कंसीडरेशन को ऐड कर देंगे तो क्या बन गया? तो बन गया एग्रीमेंट। और जब ये कहा जाएगा कि ये जो एग्रीमेंट है, अगर इसमें हम एनफोर्सेबल बाय लॉ ऐड कर दें, एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो क्या बन गया? तो ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट। ये वाली बात कही थी। अब इससे आप अंदाजा लगाइए, मुझे ये बताइए, क्या कंसीडरेशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या कंसीडरेशन जरूरी है? तो इसका जवाब होगा यस सर, जरूरी है। इट इज वेरी 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 एसेंशियल। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन का होना अति आवश्यक होता है। मैं कहूं अगर मान लो कंसीडरेशन नहीं है तो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर अगर दो पार्टी के बीच में कंसीडरेशन नहीं है तो उनके बीच में कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, तो उन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो कंसीडरेशन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स भी आपको लिख लोगे। कैसे लिखोगे? कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ये पहला हो गया, ठीक है ना। कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए? कंसीडरेशन लॉफुल होना चाहिए। तो उसको थप्पड़ मार दे, मैं तेरे को 500 रुपये दे दूंगा, अरे भाई ये क्या तरीका हुआ? ये लॉफुल थोड़ी ना है, लॉफुल होना चाहिए। कंसीडरेशन की वैल्यू होनी चाहिए इन द आई ऑफ लॉ। सर हाँ, कंसीडरेशन जरूरी नहीं है, कंसीडरेशन होना चाहिए, पर यह जरूरी नहीं है कि कंसीडरेशन एडिक्वेट होना चाहिए। नो, इट इज नॉट एसेंशियल, ये जरूरी नहीं है। नीड नॉट बी एडिक्वेट कंसीडरेशन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि एडिक्वेट हो, बस होना जरूरी है। अब मान लीजिए मेरे पास ये एक कार है, इस कार की कीमत है 4 लाख। अब ये मिस्टर ए अपनी ये 4 लाख की कीमत की कार बी को 5,000 रुपए में बेचना चाहता है। तो क्या ए अपनी इस कार को बी को 5,000 रुपए में बेच सकता है? जल्दी से जवाब दीजिए, यस और नो। ए अपनी कार बी को 5,000 में बेचना चाहता है, इसकी कीमत है 4 लाख, लेकिन वो 5,000 में बेचना चाहता है बी को। क्या ए अपनी कार को 5,000 रुपए में बेच सकता है? क्या ये वैलिड है? गुड इवनिंग वैभव, गुड इवनिंग। आंसर आ गया है, आंसर आ गया है प्रीति, वेरी गुड प्रीति, वेरी गुड वेरी गुड, यस यस, सबके जवाब एकदम सही हैं। मैंने कहा 4 लाख की कीमत है यार, 5,000 में कैसे दे सकता है? तो आपने कहा कि सर कंसीडरेशन तो है ना, चाहे 2 रुपये सही है ना, कंसीडरेशन का होना जरूरी है। कंसीडरेशन पर्याप्त हो ये जरूरी नहीं है, प्रतिफल का होना आवश्यक है, प्रतिफल पर्याप्त हो ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, आ गया आपको समझ में।
क्या आप में से कोई बता सकता है कि कंसीडरेशन पर्याप्त होना चाहिए, इसकी जांच न्यायालय करवा सकता है? सर, कोर्ट को जांच करने की क्या जरूरत है? 4 लाख की गाड़ी उसकी है, वो गाड़ी का मालिक है, उसकी मर्जी 5,000 में बेचे, चाहे 3 में बेचे, चाहे 10 लाख में बेचे। मैंने फिर पूछ रहा हूं, बात आपकी सही है, कंसीडरेशन नीड नॉट एडिक्वेट, लेकिन मेरा क्वेश्चन है, क्या कोर्ट कंसीडरेशन को क्या कोर्ट कंसीडरेशन को कंसीडर करता है, करेगा कभी? आपका जवाब क्या है, यस और नो? सर, कोर्ट कंसीडरेशन कितना है इस बात को कंसीडर करे नहीं करे उससे क्या मतलब है? कंसीडरेशन होना चाहिए, बस वो ये देखेगा। मेरा क्वेश्चन है, क्या कोर्ट कंसीडरेशन की एडिक्वेसी को कंसीडर करेगा या नहीं करेगा? आंसर आया है यस सर, करवा सकता है। अरे प्रीति जी सर तो सही है, लेकिन कब करवा सकता है ये तो बताओ, ये तो बताओ, कोर्ट कब उसको करवा सकता है? हाँ हाँ सही है चंचल बेटा, सही है आपका आंसर, यस सर, लेकिन कब करवा सकता है, कब? बिल्कुल सही है, आप लोग यस बोल रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए, कोर्ट कंसीडरेशन की एडिक्वेसी को चेक कब करवा सकता है? जल्दी बताइए। कब करवा सकता है, इसका जवाब दो ना, कब करवा सकता है? चलिए, ए के पास ये कार है, इसकी कीमत है 4 लाख की। बी को ये कार पसंद आ गई, तो बी ए के पास आया, तो बी ने ए को कहा, मैं आपकी ये कार 5,000 रुपये में खरीदना चाहता हूं, क्या आप मुझे ये कार बेचेंगे? ए ने कहा नहीं। कैसी बात करते हो, 4 लाख रुपए की कीमत है इसकी, 5,000 रुपये में दोगे क्या? अरे मेरे पापा ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है, तुम इसके 5 करोड़ भी दोगे ना तो भी नहीं दूंगा। बात करते हो, 5,000 रुपये में बेचोगे क्या? बिल्कुल मना कर दिया इसने। लेकिन बी ने बंदूक इसके सर पे रख दी। ए, बता, ये कार मुझे बेचेगा कि नहीं बेचेगा? ए घबरा गया, ए ने तुरंत कंसेंट दे दी। बी ने कहा इस कागज पे साइन कर दे। ए ने कहा क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि मैं अपनी खुशी से बिना किसी दबाव के ये कार तुमको 5,000 रुपये में बेचने के लिए तैयार हूं। ए ने डर के मारे साइन कर दिए और ये कागज 5,000 रुपये इसको दे दिए, कार लेकर के चला गया। ये कागज इसके पास है, स्टाम्प पेपर बी के पास, जिसमें लिखा हुआ है ए ने ये कार मुझे खुशी खुशी 5,000 रुपये में बेच दी। अब बात तो बिल्कुल सही है, कंसीडरेशन होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए। अभी अभी हमने पढ़ा था, ये ज़रूरी नहीं है कि कंसीडरेशन कितना होना चाहिए, लेकिन कंसीडरेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे कंसीडरेशन है, हाँ है। इसने इसको कितने दिए? 5,000। इसने क्या दिया? कार। और ये कागज़ लिखा हुआ है, लिखा पढ़ी भी हो गई है कि हाँ साहब बिल्कुल खुशी से दिया है बिना किसी दबाव के। अब क्या हुआ, ए जो है
वो कोर्ट में गया। ए जब कोर्ट में गया और जाकर के बोलता है कि जज साहब मेरी कार की कीमत 4 लाख थी, बी ने मुझसे प्रेशर अंडर प्रेशर लगा करके और मुझसे 5,000 रुपये में ले ली, तो मेरी कंसेंट जो थी वो फ्री नहीं थी, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट का फ्री होना जरूरी है। जब कोर्ट ने बी को बुलाया तो कोर्ट ने कहा कि साहब ये देखिए मेरे पास कागज़ है, इसी का लिखा हुआ है। तो ए बोला नहीं हुजूर, इसने मेरे पे पिस्टल लगा रखी थी तो दबाव में मुझसे साइन करवा लिए। अब सवाल ये आता है कोर्ट कैसे इस चीज़ को मानेगी। तो कोर्ट अब ये देखेगा, अच्छा ठीक है आपने कार ली है ना, कार की कीमत कितनी है, बोले 4 लाख। तो कोर्ट इसको सोच रहा है यार 4 लाख की रुपये की गाड़ी है और ये कह रहा है कि मैं ये देना ही नहीं चाहता था, मुझे ऊपर दबाव डाला 5,000 रुपये में बेचने के लिए। जरूर दाल में कुछ काला है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सही, अभी मैं फाइनल डिसीजन नहीं सुना रहा, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि कोर्ट कंसीडरेशन को चेक कर सकता है जब उसके सामने ऐसी कोई समस्या आ जाए कि यहाँ पर कंसेंट फ्री नहीं थी, तो कोर्ट कंसीडरेशन को चेक करेगा। और कोर्ट को डाउट हो रहा है बात तो सही है, ये सही कह रहा है क्योंकि ये बेचना नहीं चाहता, ये तो मेरे सामने ही कह रहा है और कह रहा है, और सही बात है 4 लाख की कार है, वो 5,000 में क्यों देगा। तो जब कोर्ट के सामने कोई भी पार्टी की जब कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट को लेके बात आती है, फ्री कंसेंट है या नहीं, तो कोर्ट कंसीडरेशन की जो मात्रा है उसको वो चेक करती है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम आपको 2 टर्म्स बता रहे हैं। एक है प्रीविटी ऑफ कंसीडरेशन, ये शॉर्ट नोट्स में आते हैं, जुडिशरी के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो बच्चे सेमेस्टर के बच्चे हैं वो भी इसको ध्यान से समझें, ये आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। प्रीविटी ऑफ कंसीडरेशन एंड प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको समझिए आप। दो चीज़ है, इसको स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन भी कहते हैं, है ना, इसको भी ध्यान रखना। स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन, और इसको स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो एग्जाम में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, इस तरह से या ऐसे। अब ये होता क्या है, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। हिंदी में बोलेंगे अनुबंध के लिए अजनबी, और यहाँ पे बोलेंगे प्रतिफल के लिए अजनबी। ठीक है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में जो अजनबी है, तो यहाँ पर ये होता है, इसका मतलब कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ पर्सन, कौन सा पर्सन, हु इज नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो किसी संविदा का पक्षकार नहीं है, कैन नॉट सू, वो दावा फाइल नहीं कर सकता, फॉर कैरिंग आउट द प्रॉमिस, वादा को, वचन को पूरा करने के लिए वो न्यायालय में किसी भी तरह का कोई मुकदमा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो अजनबी है, इसलिए। मेड बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, देखो एग्जाम्पल से समझो, ए और बी, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि साहब ये मकान है और इस मकान को
बेचने की बात हुई 10 लाख रुपए में। तो ये मकान ए का है। ए ने कहा मैं ये मकान आपको 10 लाख में बेचना चाहता हूँ, क्या आप खरीदना चाहते? तो बी ने कहा यस आई एम रेडी टू परचेज। तो ए ने कहा कि भैया 50% पेमेंट पहले करो। तो बी ने ए को 5 लाख रुपए दे दिए। अब आगे की कहानी ये होती है कि ए बी के नाम ये मकान नहीं करता है, या फिर इसको ऐसे समझो कि बी ने पूरा पेमेंट कर दिया, 10 लाख रुपए दे दिए, लेकिन ए ने इसको मकान नहीं दिया। ध्यान से सुनना। अब मेरा ये क्वेश्चन है, इसका एक भाई भी है और उस भाई का नाम है डी। सी लिख लो, ए बी सी कंटिन्यू चलते रहेंगे ना ये सी। अब जल्दी से मुझे रिप्लाई दीजिए, क्या ये सी ए के ऊपर सूट फाइल कर सकता है? क्या सी ए के ऊपर सूट फाइल कर सकता है कि आप ये मकान दीजिए? हालांकि अभी हम लोग सीपीसी नहीं पढ़ रहे हैं और बहुत सिंपल में समझा रहा हूं अभी तो आपको, है ना, आपको सिर्फ इतना समझना है। इसको हम दोस्त भी बोल सकते हैं, आप इसे दोस्त रख लीजिए, क्योंकि भाई के अंदर फिर थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं जो आपको बहुत बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग सीपीसी पढ़ेंगे। अभी आप एक काम करिए, दोस्त मान लीजिए, ठीक है। इसके दोस्त है सी। क्या सी ए के ऊपर ये सूट फाइल कर सकता है कि ये मकान दे दो? नो, आंसर आ गया, आंसर आ गया, वेरी गुड। नो, नहीं कर सकता, नो। अब मैंने पूछा सी क्यों नहीं कर सकता, तो आपका रिप्लाई ये है, सर सी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी के बीच में हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी के बीच में हुआ था। तो ये सी कौन है? अजनबी। सी कौन है? अजनबी, स्ट्रेंजर। तो इस प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के मामले में कोई अजनबी इसके ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता। इसीलिए प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ अ पर्सन हु इज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन है? ए और बी। पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी कौन कौन है? ए और बी। क्या सी इसका पार्ट है? नहीं। सी कौन है? खामखा। तू वैसे ही खामखा आ रहा है बीच में, तू है कौन? तो ए ने कहा सी को तू कौन है भाई? मेरा तो बी के साथ कांटेक्ट हुआ है, तू कौन है? तो क्या सी इसके ऊपर सूट फाइल कर सकता है? जी नहीं कर सकता। ए कांट फाइल सूट। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां पर कंप्लीट होता है। अब इस पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। अब मैं आगे चलता हूं, प्रीविटी ऑफ कंसीडरेशन। यहां प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर सूट फाइल नहीं कर सकता, लेकिन अब कहानी आती है प्रीविटी ऑफ कंसीडरेशन की। प्रीविटी ऑफ कंसीडरेशन मीन्स स्ट्रेंजर टू द कंसीडरेशन, consideration given by any other person other than the promisee। यहां क्या हुआ? ए बी, तो ए ने ये कहा बी को कि यदि तुम फैन लगा दोगे तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। अब इस मामले में बी ने कहा कि साहब मैं जल्दी में हूं, तो मेरा जो भाई है मैं फैन लगा दूंगा, पैसे मेरे भाई को दे देना। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है? ए और बी के।
ए ने क्या कहा, फैन लगा दो 500 रुपये दे दूंगा, तो बी ने फैन लगा दिया, तो ए का कंसिडरेशन पूरा। अब बी को क्या मिलना चाहिए, 500 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन सी बोला मुझे दे दो, तो ए ने कहा सी से तू कौन, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो बी के साथ हुआ है। पर बी ने ये वाली बात कही कि साहब मैं उसका दोस्त हूँ, याद करो बी ने आपको क्या कहा था कि फ़ैन लगा दूंगा लेकिन पैसे आप मेरे दोस्त सी को दे देना, ये बात तय हुई थी ना। माना कि कॉन्ट्रैक्ट आपके और बी के बीच में हुआ है, तो यहां पर क्या सी ए से 500 रुपये लेने के लिए एंटाइटल है, तो इसका जवाब है। तब यहां पे बात आती है कि कंसीडरेशन के मामले में अगर कोई अजनबी होता है तो वो सूट फाइल कर सकता है। और यहाँ आपके कंसीडरेशन के टॉपिक में प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रीविटी ऑफ कंसीडरेशन कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर लॉन्ग क्वेश्चन मेंस के अंदर बड़ा क्वेश्चन आता है। सेक्शन 25 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम डिस्कस करेंगे कि विदाउट कंसीडरेशन भी कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अभी आप कह रहे हैं नहीं हो सकता, लेकिन सेक्शन 25 के अंदर उसके एक्सेप्शंस गिवन है, तो एक एक एक्सेप्शन को हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल शाम को ठीक 5:30 बजे हमारी मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।